सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा वाफिला भी बनी हुई है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम बड़ी खबरें आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं मौसम की खबर के साथ में। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। जी हाँ, सुबह से लगातार हो रही है दिल्ली एनसीआर में बारिश। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सुबह दफ्तर पहुंचने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। जो सुबह घर से निकले हैं ऑफिस दफ्तरों के लिए, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। सुबह से लगातार अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कहीं पर तेज, कहीं पर हल्की बारिश है। और ये मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि बारिश होगी। अब देखिए, जो भविष्यवाणी थी मौसम विभाग की वो एकदम सटीक साबित हुई है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर कल देर रात से बारिश हो रही है। कहीं पर सुबह से बारिश शुरू हुई है। अब जो ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकल रहे थे, उनको तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अभी मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर रहने वाली है। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश का दौर। दिल्ली और नोएडा की 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। अचानक से मौसम में तब्दीली जो हुई है, उससे ठंड भी बढ़ गई है। अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। उसका सीधा सा जो असर है वो आप मैदानी इलाकों में भी देख पा रहे हैं। ये दिल्ली और नोएडा की 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली और नोएडा में लगातार ये कहा जा रहा है कि अब लोगों को ठंड से बचने के लिए जतन करने होंगे अपने स्तर पर। लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 2 दिनों तक कोई राहत मिलने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि मौसम विभाग ने कहा था कि 10 जनवरी तक मौसम में तब्दीली होगी, बारिश होगी। और उसी भविष्यवाणी के मुताबिक ये मौसम में जो तब्दीली है वो हुई है कल देर रात से, और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बिल्कुल दीपा, लगातार अगर देखें तो बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। अविनाश भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देर रात तक बारिश होती रही, पूरी रात बारिश हुई, अभी भी बारिश हो रही है। क्या लग रहा है आने जाने वाले लोगों को, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, लोगों को अपने अपने कामों के लिए निकलना होता है, कितनी परेशानी हो रही है और मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या बारिश इसी तरीके से आगे होती रहेगी? जी देखिए दीपा, अगर आज बात करें तो आज दिन भर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। बारिश अगर बात करें तो कभी बीच में तेज हो रही है, कभी हल्की हो जा रही है। आज सबसे राहत की बात यह है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए कि आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कोई भी बिना जो एसेंशियल सर्विस में नहीं है वो दिल्ली की ओर नहीं जा सकता। इसके साथ साथ अमूमन शनिवार और रविवार को दिल्ली के तमाम सारे कार्यालय बंद रहते हैं, छुट्टी रहती है, तो लिहाजा आज जो ट्रैफिक जाम है उससे थोड़ी राहत रहेगी। एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से रात से बारिश हो रही है वो अभी तक लगातार बदस्तूर जारी है। हालांकि जो बारिश की रफ्तार है वो धीमी जरूर है, लेकिन काफ़ी है, ठीक ठाक है। और जहाँ तक जल जमाव की बात रही तो कई इलाकों में जल जमाव देखा जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि फ्लाईओवर के पास किस तरीके से जल भरा हो गया, जिससे कि जो तमाम सारी गाड़ियाँ जा रही हैं उनको दिक्कतों के साथ जाना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि आज दिन भर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी, हल्की बारिश होती रहेगी। लेकिन दिल्ली के लिए सबसे जो राहत की बात है आज के दिन वो ये है कि आज से ही वीकेंड कर्फ्यू लागू हो रहा है। यानी कि आज और कल दिल्ली में जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग नहीं हैं वो बाहर नहीं निकल सकेंगे घर के, और जब बाहर निकलेंगे तो उनको बाकायदा बैरिकेड पे पुलिस को बताना होगा कि वो किस एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं, उनको अपना आई कार्ड दिखाना होगा, तभी वो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ शनिवार है तो अमूमन जितने भी केंद्रीय कार्यालय होते हैं वो बंद रहते हैं, और राज्य सरकार के भी जितने तमाम सारे कार्यालय वो बंद रहते हैं, तमाम सारे ऑफिसेज बंद रहते हैं। तो इसलिए थोड़ी राहत की बात है कि बारिश में जो ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है वो आज अमूमन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू है और शनिवार का दिन है, इसलिए तमाम सारे कार्यालय जो है बंद रहेंगे। बिल्कुल अविनाश, अगर देखें तो कार्यालय बंद होने की वजह से कुछ राहत तो जरूर मिली है, लेकिन ठंड का प्रकोप भी बढ़ा है, क्योंकि लगातार अगर बारिश हो रही है तो ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल दीपा, अगर बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर कल की बात करें तो कल न्यूनतम तापमान जहां 8 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आज 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर सकते हैं, यानी कि न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। मौसम विभाग ने भी अपनी ओर से चेतावनी जारी की है कि आज दिन भर बारिश होती रहेगी, तो ऐसे में लिहाजा जिनको बहुत जरूरी कार्य हो वही यहाँ से बाहर जाएं, अन्यथा घर से बाहर जाएं, अन्यथा अपने घरों के अंदर ही रहें, जिससे कि बारिश से भी उनका बचाव हो सके। और जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के तहत अब वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वीकेंड कर्फ्यू में भी जाने से घर से बाहर बचे, जिससे कि संक्रमण इतनी ज़्यादा फैल रहा है, तो संक्रमण भी रुकने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज दिन भर बारिश होगी, लिहाजा लोग
ऐसे ही लोग घर चलता से रहेगा बारिश का तो जाहिर सी बात है ठंड बढ़ेगी और आम लोगों से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि अपने स्तर पर भी आप ठंड से बचने के जो जतन है वो कीजिए, इंतजाम कीजिए। आप रहिए अविनाश हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। जिस तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है उसका असर यूपी चुनाव पर भी साफ दिखने लगा है। कई राजनीतिक दलों ने वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आज वर्चुअल रैलीज होनी है। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह वाराणसी में वर्चुअली जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं प्रियंका भी वर्चुअली अभियान में जुड़ेंगी। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। दिल्ली से प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत आम लोगों से जुड़ेंगे, वो संवाद करेंगे। ये फिजिकल संवाद नहीं होगा बल्कि वर्चुअल माध्यम से सीधे संवाद किया जाएगा। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से आप देख रहे हैं कोविड का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जनसभा जब वर्चुअल माध्यम से करने का फैसला लिया गया है और ये जरूरी भी हो गया था। गुंजन। बिल्कुल दीपा, अगर देखें तो कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है और उस खतरे को देखते हुए वक्त की नजाकत और जरूरत भी ये नजर आती है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, वर्चुअल रैली आज कांग्रेस पार्टी की ओर से भी होगी, आपकी ओर से भी आज वर्चुअल रैली होगी। किस तरीके से रैली होगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी, कितने लोगों को जोड़ा जाएगा, क्या इसका पूरा एस्टिमेटम रहेगा, उसकी जानकारी दें। जी देखिए दीपा, अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, कल उनकी तरफ से ये अपडेट दिया गया है कि आज वो दोपहर 2 बजे अपने तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत मैसेज देंगी और तमाम सारे कार्यकर्ताओं को ये मैसेज स्प्रेड किया गया है कि वो प्रियंका गांधी के संदेश को जरूर सुने, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आज करेंगी कि किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश में तमाम सारे कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर और छोटे छोटे जनसमूह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैसे चुनाव प्रचार जारी रखना है, ये बात भी वो अपनी ओर से कहेंगे। चूंकि खुद अभी प्रियंका गांधी वाड्रा आइसोलेशन में है, उनके जो परिवार से और इसके अलावा उनके स्टाफ से एक सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद से वो आइसोलेशन में है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह वो भी अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके अलावा जूम जो मीटिंग ऐप है उसके माध्यम से तमाम सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, अपना संदेश देंगे कि किस तरीके से आगे चुनाव प्रचार करना है, कैसे किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है और पार्टी संगठन को मजबूत करना है। तो अब तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद वर्चुअली तौर पे अपनी तमाम रैलियां करने के लिए आगे प्रयास कर रही हैं और इसके साथ साथ तमाम सारे कार्यकर्ताओं तक संदेश देने के लिए अपने जो पार्टी के ऐप हैं उसमें भी वो लाइव और अपने नुकसान भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। तो यहाँ पर जो जनसभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, उसके अपने एक अलग मायने होते हैं, क्योंकि चुनाव से कुछ वक्त पहले ही जनता के बीच जाकर जनता के बीच क्या छाप छोड़ी जाए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में वर्चुअल रैली क्या वो काम कर पाएगी? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों को ये अंदेशा कहीं ना कहीं पहले से था। इसीलिए लगातार दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में काफ़ी तेज रैलियां तमाम सारी पार्टियों की ओर से की गई। बीजेपी की अकेले बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री 6 दौरे दिसंबर महीने के अंदर किए। तो तमाम सारी जो रणनीति थी तमाम सारी पार्टियों ने पहले ही बना रखी थी कि अपने संदेश को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं तक पहुँचाया जाए। और तमाम सारी पार्टियों ने अपने संगठन को भी मजबूत कर लिया था। जब कोरोना का दौर नहीं था, संक्रमण कम हो रहे थे, तो उस दौरान सभी लोगों ने मजबूत कर लिया था। अब चूंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में तमाम सारी जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना एक पार्टी का ऐप बना रखा है। उस ऐप के जरिए भी तमाम सारे लोगों तक संदेश पहुंचा रही हैं। इसके अलावा जो तमाम सारे वर्चुअल माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, यूट्यूब का माध्यम है, तो उसके जरिए भी अब अपने संदेश को पहुंचाने का काम कर रही हैं। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में बड़ी रैलियां की इजाजत अब नहीं दी जा रही है और तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बड़ी रैलियां नहीं कर रहे हैं। लिहाजा छोटे छोटे जनसमूह में और छोटे छोटे इस तरीके से वर्चुअल माध्यम के जरिए रैली को संबोधित करके कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बरकरार रखना चाहते हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश रहता है, जितना ग्राउंड पे रहता है, क्या वर्चुअली भी उतना नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच आज यूपी में वैश्य समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तरीय बड़ा सम्मेलन करने वाली है। आज कानपुर में भाजपा का व्यापारी सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शामिल होंगे। दावा है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 30,000 व्यापारी शामिल होंगे। बता दें कि ये व्यापारी सम्मेलन कानपुर महानगर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर होगा। भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए प्रदेश भर के व्यापारियों को इकट्ठा कर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो हर वर्ग को साधने की कोशिश लगातार जारी है और अब इस बार भाजपा व्यापारी वर्ग को साधने की कोशिश लगातार कर रही है, क्योंकि समय समय पे हमने देखा है कई बार ये आरोप लगे हैं कि व्यापारियों का ध्यान
सरकार की ओर से नहीं रखा गया। अब चुनाव नजदीक है, हर एक वर्ग अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। आज एक बड़ा वैश्व सम्मेलन होना है जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। निराला ग्राउंड में ये वैश्य सम्मेलन होगा। भाजपा का ये सम्मेलन बड़े स्तर पर होने वाला है क्योंकि 30,000 से ज्यादा व्यापारियों को जुटाने का जो दावा है वो किया जा रहा है। निराला नगर रेलवे ग्राउंड में सम्मेलन होना है। योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल होंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ साथ 30,000 व्यापारी इसमें शामिल होंगे। देखना होगा कि क्या कोई सौगात मिलती है। भाजपा की जो व्यापारशाला है वो कितना चुनावों में काम आएगी, ये देखना होगा। कानपुर से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, आज एक बड़ा सम्मेलन होना है। व्यापारी वर्ग को साधने की कोशिश लगातार भाजपा की ओर से अभी की जा रही है। क्या तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, चुनावी बेला है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज एक बड़ा सम्मेलन है कानपुर के निराला नगर के रेलवे मैदान में। सबसे पहले मंच आपको दिखाते हैं। मंच सज चुका है लेकिन मौसम ने खेल बिगाड़ दिया है ऐसा लगता है, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब है। पिछले 2 दिनों में कानपुर की बात की जाए तो 24 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और सुबह से बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहां पर पहुंचेंगे और इस वैश्य सम्मेलन, इस व्यापारियों के सम्मेलन का जिम्मा जो है वो कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को दिया गया है। एक और मंच बगल में बनाया गया है, लेकिन हवा की गति आपको दिखाएं। मंच के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है, वाटरप्रूफ पंडाल जरूर बनाया गया, लेकिन हवा की गति देखिए कि हवा कितनी तेज चल रही है। हवा के साथ साथ यहाँ पर बारिश भी रुक रुक कर हो रही है और मैदान पूरी तरीके से गीला पड़ा हुआ है। सुरक्षाकर्मी अपना काम जरूर कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन वैश्य समाज का जो सम्मेलन है उसमें बारिश बड़ी बाधा बन करके निकल करके सामने आया है। हालांकि काम जारी है, पानी जहाँ पर है, बारिश हो रही है तो वहाँ पर रेत डाल करके उसे सुखाने का और चलने लायक बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लगता नहीं कि ज़्यादा इस पर काम किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे, क्योंकि उनके अन्य कार्यक्रम जो लखनऊ में हमारी बात हुई है, सीएम ऑफिस से बात हो रही है, लगातार ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आने की संभावना यहां पर कम है। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 10:30 बजे दिल्ली से सीधे फ्लाइट लेकर चार्टर प्लेन से आएंगे और चकेरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद निराला नगर मैदान में आएंगे। संदेश देने की कोशिश है कि वैश्य समाज और व्यापारियों के हित की बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है और आगे अगर लेकिन बारिश की वजह से प्रोग्राम थोड़ा डिले भी हो सकता है। और जो लोग पहुंचने वाले थे क्या उतनी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि 30,000 से ऊपर व्यापारियों को जुटाने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए कितने इंतजाम है ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। रतीश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दीपा मेरे सहयोगी लगातार बनी हुई। दीपा, बिल्कुल गुंजन, इस वक्त की एक बड़ी खबर है, दर्शकों को इससे रूबरू करवा दें। मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट में तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं और सभी पर हत्या, मारपीट, साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया गया है। 27 सितंबर को गोरखपुर के होटल में हुई थी मनीष गुप्ता की हत्या। आप देखिए, चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण समेत 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं और साथ ही साथ सभी पर हत्या, मारपीट, साक्ष्य छुपाने के आरोप लगाए गए हैं। अब ये भी आपको बताएं कि 27 सितंबर वो तारीख जब गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी। अब उसी इस पूरे मामले पर चार्जशीट दाखिल की गई है। जो पुलिसकर्मी उनको दोषी पाया गया है, सभी पर हत्या का, मारपीट का और सबूत छिपाने का, सबूतों को इधर से उधर करने का भी इन पर आरोप है। अब इस पूरे हत्याकांड के बाद से कई सवाल भी दागे गए, कई सवाल पूछे गए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। ये कहा गया कि जिस खाकी पर जिम्मेदारी है कि वो लोगों की सुरक्षा करे, वही खाकी इसमें संलिप्त पाई जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें 6 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं और सभी पर हत्या का, मारपीट का, साक्ष्य छिपाने का आरोप है। अब इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा किस तरीके से शुरुआत से लेकर कई सवाल भी पूछे गए, कई आरोप भी लगाए गए। अब चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें क्या क्या हाईलाइट्स हैं, मैं चाहूंगी वो जरा सबसे पहले विस्तार से आप बताएं।
जी देखिए दीपक, अगर बात करें तो जिस तरीके से गोरखपुर के अंदर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, इसके बाद लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस कार्रवाई को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। सीबीआई ने अब तमाम सारी तफ्तीश के बाद, सबूत जुटाने के बाद तत्कालीन एसओ जगत नारायण सिंह, इसके अलावा 3 सब इंस्पेक्टर और 1 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल को दोषी पाया है कि इन लोगों ने जाके जबरदस्ती मनीष गुप्ता के कमरे की तलाशी ली, मनीष गुप्ता की जो है जबरदस्ती जांच की। उसके बाद फिर आर्गूमेंट हुआ, आर्गूमेंट होने के बाद इन्होंने उसको इस तरीके से पीटा कि गंभीर चोटें आई और इसके बाद मनीष गुप्ता की दुखद निधन हो गया। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में ये माना है कि अपने पद का दुरुपयोग कहीं ना कहीं एसएचओ की तरफ से किया गया था और इसलिए अब चार्जशीट दाखिल हो गई। अब न्यायालय में इस पर आर्गूमेंट चलेगा, न्यायालय में बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखना होगा, यानी कि जो जगत नारायण सिंह एसएचओ तत्कालीन रहे हैं, इनके अलावा जो पुलिसकर्मी रहे हैं, वो अपना बचाव रखेंगे न्यायालय के अंदर। अब न्यायालय को प्रोसीडिंग होगी, न्यायालय के प्रोसीडिंग के बाद ही इनको सजा दी जाएगी। तो सीबीआई ने अपना काम कर दिया है, चार्जशीट अपनी दाखिल कर दी है और उस वक्त जो 6 पुलिसकर्मी मौजूद थे, इन्हीं को दोषी माना है और कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करने का उनको ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने जानबूझकर मनीष गुप्ता की इस तरीके से पिटाई की, जिसके बाद उसको गंभीर चोटें आई और उसकी दुखद मौत हो गई। तो ये सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मान लिया। अब न्यायालय में केस चलेगा और कोर्ट के अंदर ही अब तमाम सारी प्रोसीडिंग के बाद ठीक है अविनाश, लेकिन अब ये विकल्प तो आपने बताया कि इनके पास ये विकल्प हो सकता है, लेकिन इस विकल्प के आधार पर बचने के कितने चांसेस हैं या पर इन पर कार्रवाई आगे होने के कितने चांसेस हैं, वो जरा आप बताएं। तो देखिए, अगर बात करें तो सीबीआई ने जिस तरीके से साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए हैं, वो तमाम सारे साक्ष्य और सबूत न्यायालय में पेश किए जाएंगे। हालांकि जो बचाव पक्ष रहेगा, यानी कि जो तमाम सारे 6 पुलिसकर्मी हैं, इनके वकील भी अपने मुवक्किल को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनका बचना मुश्किल नजर आता आ रहा है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो जाहिर तौर से बात है कि इनको 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो अब न्यायालय में अगर बात करें तो प्रोसीडिंग चलेगी और न्यायालय में तमाम सारे सबूत और साक्ष्य गवाह रखे जाएंगे, उसके बाद न्यायालय अपनी सजा सुनाएगा। जानकारी आपसे लेंगे। रतीश त्रिवेदी भी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, इस पूरे मामले को देखें तो पुलिस की संलिप्तता इसमें सामने आई है और धीरे धीरे करके एक एक परत भी खुलती जा रही है, एक चार्जशीट भी इसमें रखी गई, लेकिन अब इस चार्जशीट के बाद क्या लग रहा है पूरा जो मामला है वो किस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करी, हत्या मारपीट और तथ्य छुपाने की बात सामने रखी है, इसके बाद तो लगता है कि जिस दिशा में इस न्याय पाने की दिशा में लगातार परिवार मांग कर रहा था, न्याय मिलेगा, क्योंकि सीबीआई मांग की जा रही थी, सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी। पुलिस के द्वारा इतनी बड़ी कृत्य को कर देने के बाद परिवार काफी ज्यादा आतंकित था और सशंकित था कि उसको न्याय मिल पाएगा कि नहीं। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता लगातार जब भी हमने उनसे बात करी तो उनका यही कहना था कि उन्हें न्याय पुलिस नहीं दे सकती। गोरखपुर पुलिस पर तो उन्होंने बिल्कुल भी भरोसा नहीं जताया था, पहले उन्होंने यूपी पुलिस पर ही सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कानपुर आए तो उनसे बातचीत करी और बात करने के बाद भरोसा दिलाया गया कि उनको न्याय दिया जाएगा और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग को माना गया और सीबीआई ने 8 नवंबर से ये अपनी कार्रवाई को जारी कर दिया था। कानपुर आकर के पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद तमाम तथ्यों को जुटाया गया। जो मित्र थे, जो होटल में मनीष के साथ मौजूद थे, उनसे अलग से बातचीत की गई और उसके बाद तथ्यों को जुटाने के बाद चार्जशीट फाइल की गई है और बड़ा ही स्ट्रांग और मजबूत केस बनाया गया है, जिससे न्याय मिलने की आस जग गई है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी रतीश कि क्या न्याय मिल पाता है, जिसकी मांग लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका भी, रतीश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दे। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड की जांच अब एसटीएफ करेगी। जी हां, गृह विभाग की हाई लेवल की बैठक में यह फैसला हुआ है। जौनपुर में क्रिकेट खेलता दिखा था धनंजय सिंह, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। माफिया धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड की जांच अब एसटीएफ करेगी। गृह विभाग की हाई लेवल जो बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया और साथ ही जानकारी ये भी कि जौनपुर में जो क्रिकेट खेलता हुआ वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जांच की गई और फिर अब ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर, लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड की जांच अब एसटीएफ के हाथों होगी। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्या कुछ कड़ियां आगे जोड़ी जाती हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल अब धनंजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। माफिया धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, एसटीएफ अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा। ये तो साफ है कि धनंजय सिंह की मुश्किलें अब बढ़ेंगी, लेकिन अब जांच का दायरा कितना बढ़ गया है और कैसे जांच आगे बढ़ेगी?
देखिए, जब से धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो सामने आया तो उसके बाद से ही पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई और लगातार विपक्षी जो है इसको लेकर देखिए राजनीति भी गर्म हो गई। जो विपक्षी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बाकी दल, वो लगातार इसे लेकर सरकार पर निशाना भी साधने लगे। चाहे बात करें सपा की, चाहे बात करें कांग्रेस की, सभी सरकार पर हमलावर थे और सरकार की भी देखिए किरकिरी हो रही थी। इस समय चुनाव का समय है और एक एक जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं सरकार की जो इमेज होती है उसको डैमेज करने का काम करती है अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है। मामले की जांच अब एसटीएफ को दे दी गई है और जाहिर सी बात है जब पुलिस से हटकर एसटीएफ को जांच गई है तो मुश्किलें भी बढ़ेंगी। अजीत सिंह का हत्याकांड देखिए, बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब एसटीएफ जब जांच पड़ताल करेगा तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।